रुक्मणी भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से मालती ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और अब वह भी खत्म हो गए थे। इसलिए रुक्मणी दोपहर के खाने की राह देख रही थी, पर मालती ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही रुक्मणी मालती के पास गई और बोली, बहू मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दे। रुक्मणी का कहना सुनकर मालती मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर को मैं मेरी सहेलियां के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। ये सुन के रुक्मणी का मन उदास हो गया। फिर रुक्मणी धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूं। मालती गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? सोचकर मालती किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले। अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोस कर रुक्मणी के आगे रखकर बोली कि खा लो। ऐसा कहकर पस लेकर मालती घर के बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे, तभी भी वह खराब हो गए थे, उनसे गंदी बदबू आ रही थी। रुक्मणी ने गुस्से से वह चावल डस्टबिन में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाए, और सब बर्तन घिसकर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। मालती ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह रुक्मणी अपने रूम में बैठी थी, उतने में उसका बेटा रमेश उधर आया और बोला, माँ आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है, ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्च हुआ। माँ मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। रुक्मणी बोली, बेटा तुझे जो ठीक लगेगा तू वही कर। उसके बाद रमेश गला साफ करते हुए बोला, माँ तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। रुक्मणी चौंक गई और बोली, पर वह रूम छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी? रमेश बोला, माँ तू आंगन के टॉयलेट में जाया कर, तू तो घर ही रहती है ना। जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा तो चाहिए ना। वैसे भी यह रूम भी बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या जरूरत है? रुक्मणी कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में सब सुख सुविधा है। उस पर रमेश बोला, नहीं माँ वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वह अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि मालती के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। रुक्मणी सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए रमेश ने जो कहा उस पर रुक्मणी ने ज्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था, तब भी वहाँ उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया था, सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम अशोक था, एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज मालती और रमेश रुक्मणी के साथ कैसा सलूक करते थे वह देखता था। वह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे रुक्मणी अशोक को अपने बेटे जैसा मानने लगी। अशोक भी आते जाते रुक्मणी का हालचाल पूछा करता था और उसका ख्याल रखता था।
रमेश और मालती को रुक्मणी से कुछ लेना देना नहीं था। मालती बचा हुआ खाना उसके थाली में रखकर जाती और बेटा तो उसके तरफ देखता भी नहीं था। रुक्मणी तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसी उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी रुक्मणी को बहुत रोना आता था। रुक्मणी अशोक को अपने मन की बातें बताने लगी। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वो ज्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब रमेश को उन्होंने घर खर्च में मदद किया कर ऐसा कहा। ये बातें रमेश के मन को बहुत लगी। जब तक पति घर चला रहे थे रमेश